तो ये मैराथन जो हम बजट डिकोडिंग का है वो अभी भी जारी रखे हुए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर लगातार अलग अलग सेक्टर्स की, इंडस्ट्री की, आराम से शनिवार के दिन बैठ के, जिसमें कोई आपाधापी ना हो, सब चीजें आराम से डिस्कस की जा रही हैं। और अब तक का जो फीडबैक है, कमाल की बात है, गजब बात है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं कि शायद उसमें से कुछ एक पॉइंट्स पर भी सरकार तवज्जो दे दे या हम भी थोड़ा बहुत उसको अपनाने में लग जाएं तो बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली, बेंगलुरु, बॉम्बे और हैदराबाद जैसे बड़े या कलकत्ता जैसे बड़े शहरों से निकले, कई बार छोटे छोटे शहरों से भी वो तस्वीरें निकल जाती है। और इसी छोटे शहरों की एक तस्वीर स्टार्टअप इंडिया के तौर पर भी दिखती है। भारत सरकार ने भी स्टार्टअप इंडिया को लेकर बहुत जोर से बात रखी। पहला तो एक बार हम ये पता कर लेते हैं कि स्टार्टअप को लेकर क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। उसके बाद फिर मैं आपको अपने पैनलिस्ट से मिलवाऊंगा, फिर हम चर्चा को करेंगे। बड़ी मजेदार चर्चा होने वाली है। पहले स्टार्टअप को क्या मिला है, जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ स्टार्टअप्स को दिए कैपिटल छूट को भी और 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए 830 करोड़ रुपयों के फंड को भी एलोकेट किया गया है। कोविड के चलते बहुत से स्मॉल स्केल बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में आने वाले वक्त में स्टार्टअप इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करती है, ये देखना होगा। सरकार का कहना है कि वो ओपीसीज यानी 1% कंपनीज के गठन को प्रोत्साहन देगी, जिसके चलते स्टार्टअप्स को और उन लोगों को जो कुछ अलग करना चाहते हैं उन्हें फायदा पहुंचेगा। इन्हें पेड अप कैपिटल और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के बढ़ोतरी करने की छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा और सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहती है और इसी के चलते इस बार के बजट में स्टार्टअप्स के लिए 1 साल तक के टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया है, जिसका मतलब है कि किसी भी स्टार्टअप को 31 मार्च 2022 तक कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में नए स्टार्टअप्स को शुरू और विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपयों के फंड का ऐलान किया था और इस स्कीम को स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग का नाम दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि कोविड के इस दौर में फंडिंग की कमी के कारण बहुत से स्मॉल स्केल, बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं वो बंद हुए थे। तो अब जब सरकार ने फंडिंग के साथ साथ टैक्स में भी रियायत दी है तो इस फैसले का लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो आपने ये सुनी लिया पूरी इस रिपोर्ट के अंदर कि इस बार स्टार्टअप्स को लेकर सरकार की क्या योजनाएं थी। इस बजट कई मायनों में बहुत लोग इसको 8 नंबर से ऊपर का बजट दे रहे हैं। क्या स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग भी इस बजट को उतना ही अच्छा मानते हैं? चर्चा करने के लिए पैनल पूरा तैयार है। मेरे साथ डॉक्टर सुलभ कुमार जो कि सीईओ है आयु हेल्थ के, वो जुड़ेंगे मेरे साथ। मानसी गुप्ता जी जो कि फाउंडर हैं तिजोरी की, वो मेरे साथ इनफैक्ट जुड़ चुकी हैं। दिविज बजाज जो कि फाउंडर हैं पावर ग्यूमिस के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पलाश अग्रवाल जी जो कि फाउंडर हैं वेदास एक्सपोर्ट्स के, वो भी मेरे साथ होंगे। आकाश गुप्ता फाउंडर जिप, ये भी मेरे साथ होंगे। डॉक्टर सार्थक बख्शी जो कि इन्वेस्टर एंड मेंटर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही राजीव सेमवाल जी जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं वर्ल्ड 5 फंड के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सबका मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं मिस्टर बजाज आपको बहुत बधाई दूंगा। मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मेरे को ये चीज देखी कि क्या च्युइंगम से वेट लूज भी किया जा सकता है? अच्छा, क्या च्युइंगम खाने से क्या आपकी हेल्थ ठीक भी हो सकती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। मैं तो ये सोच रहा था कि तक सिप्ला वालों को ये समझ में क्यों नहीं आया।
या ये और दूसरी कंपनी को समझ में क्यों नहीं आया कि उन्होंने ऐसा ही काम अब तक क्यों नहीं किया? ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपकी कंपनी के जब प्रोडक्ट देखे तो मेरे को बड़ा लगा, अच्छा लगा। और मैं तो उल्टा ये बोलूंगा कि विटामिन को अगर किसी बच्चे को देने हैं तो आप उनसे ये बोलो कि बेटा ये च्युइंगम खाओ, आप विटामिन की टैबलेट छोड़ दो, च्युइंगम खाओ। तो ना बच्चों को क्यूरियोसिटी, ना ही माँ बाप को किसी तरह की दिक्कत। ये इनोवेशन कैसी आई? आपने कहीं फॉरेन में देखा, इंडिया में अपने आप से देखा, या किसी, ये एकदम से आपको कैसे ऐसा लगा कि हाँ ऐसे कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जा सकते हैं और अच्छे बिकेंगे वो इंडिया में? तो डिम्पी जी, पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये च्युइंगम नहीं है, ये गमीज हैं। थोड़ा सा सिरा अंतर है, इनको आप कर सकते हैं। च्युइंगम को आपको अच्छा थूकना होता है। अच्छा, मतलब हमको ऐसा देखने में ऐसा लगा कि च्युइंगम जैसे ही है। जी 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 जी। बट ये बेसिकली पेक्टिन से बनती हैं, जो कि हम एप्पल से ड्राई करते हैं। एंड ये आप आराम से करते हैं, बहुत सेफ टू कंज्यूम है। बेस्ट बात ये है कि हम इनको शुगर फ्री बनाते हैं, तो टेस्टी भी है, शुगर फ्री भी है, तो आप कोई खास शुगर नहीं लेके जा रहे हैं। आगे इसका कुछ ऐसे आया है कि हम ये देख रहे थे कि न्यूट्रास्यूटिकल में जो बिगेस्ट बैरियर है, यानी कि लोग जिस चीज से करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल में, वो ये है कि वो उसको एक मेडिसिन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो पिल्स के फॉर्म में आता है। कुछ भी जो पिल्स के फॉर्म में आता है, आपको लगता है कि वो तो मेडिसिन है, और हम अगर उसको खा ले तो डॉक्टर हमें बताएगा, हम तभी खाएंगे, जबकि ये एक नॉर्मल हेल्थ कंसर्निंग है। आज लोगों को ये बात समझ में आ गई है विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो टैबलेट में भी खा लेते हैं। वरना मैं कहूंगा कि कोविड से पहले अगर आते तो विटामिन सी से भी लोग डरते थे। सिर्फ लिया जाता था जब डॉक्टर लिख के देते थे। आज एक अवेयरनेस ऐसी स्प्रेड हुई है, एजुकेशन ऐसी आई है कंज्यूमर में, कि अब वो विटामिन सी की महत्वता को समझते हैं और उसको लेते हैं। बिल्कुल वही हम चाहते हैं एंड हम कर रहे हैं। तो हमने उसको एक डिफरेंट फॉर्मेट से करने की कोशिश की। लोग डरे ना, ट्राई करें, खाएं, और वो उसको मेडिसिन की तरह ना ट्रीट करें, जो कि एक जनरल हेल्थ न्यूट्रास्यूटिकल कमोडिटी है। हाँ, नहीं बात ठीक है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे ही आपको कुछ होता है ना कि आप विटामिन सी ले लीजिए, टैबलेट ले लीजिए, तो आपको पता बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं। खैर, एनी हाउ, अब मेरे साथ राजीव सेमवाल जी भी हैं। राजीव सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपका बिजी शेड्यूल होगा, मेरे को पता है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जब आप ऑफिस में होते हो, सैटरडे जब आप घर पे होते हो, तो पहले से प्री डिसाइड चीजें होती है कि हाँ ये करना है, ये करना है, फिर भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। सर, जब मैडम स्पीच दे रही थी, उस स्पीच के दौरान आपको कितनी बार ऐसा लगा कि वाह मैडम वाह, क्या बेहतरीन बात आपने बोली? कितनी बार आपको ऐसा लगा कि मैडम की इस बात पे हमको तालियां बजानी चाहिए? कितनी बार आपको ऐसा लगा कि ये तो अच्छा किया मैडम आपने? और कितनी बार आपको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपने ये काम क्यों नहीं किया? ये कितनी बार आपको बजट की स्पीच में लगा? करीब 1 घंटे की स्पीच थी, मैंने भी गौर से सुनी, आपने भी गौर से सुनी होगी। दो तीन जगह जो ऐसी बातें हुई हैं, उन पे सर्टनली जो है पॉजिटिव रिएक्शन था। बट स्टार्टअप को फोकस रखते हुए ज्यादा टाइम या ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कशन या प्रेजेंटेशन नहीं करी उन्होंने। पर जो 2-3 बातें कही, जो मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम जो आपके चैनल ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया भी अबाउट द टैक्स बेनिफिट अप टू 2022, जो 2 बातें उन्होंने कही, एक ये कि कैपिटल गेन्स का ऑफसेट मिल जाएगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने पे, अगर आपने, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। और दूसरा जो उन्होंने डिक्लेयर किया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एनआरआईज की जो डुअल टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा और वो हटाया जाएगा, इनफैक्ट विच विल सीवियरली इंक्रीज द FDI flow into India, which will make capital available for the startups. ये 2 चीजों में आई थिंक काफी commendable points, and that is the time when you felt that see this is a good thing. तो considering कि हम पुश कर रहे हैं स्टार्टअप्स को, आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट एटसेट्रा, one would have expected more, but I guess prioritization में it will probably come out later on. But at this point in time, I thought these were 2 points which I thought were very, very positive. बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इनका। राजीव सर, स्टार्टअप को लेकर सरकार ने जो बातें बोली, नाम बहुत अच्छा है, यूफोरिया बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्या काम उतना अच्छा हो रहा है? मैं
सिर्फ इंडिया लोन नहीं पूछ रहा, ये मैं वर्सेस करके पूछ रहा हूं कुछ ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज और, जैसे कि ब्राजील, जैसे कि रशिया, जैसे कि कई और ऐसी कंट्रीज जो हमारे ही माफिक हैं, हमारे जैसी इकोनॉमी के साथ ही चल रही है, वहां पर भी कुछ ऐसे ही है कि स्टार्टअप बोल तो दिया गया, हो तो गया, लेकिन ग्राउंड चेक उतना ठीक नहीं है। देखिए, द वे मैं इसको देखता हूँ वो ये है कि देयर आर डेवलप्ड इकोनॉमीज हु हैव स्टार्टेड इन दिस गेम बिफोर। अब हम ये कहें कि साहब सीधे हम जो बढ़िया बात है, जो पॉजिटिव बात है, वो ये है दैट हमारी डायरेक्शन एटलीस्ट फोकस में आ गई है स्टार्टअप की तरफ। द होल पैंडेमिक हैज वर्कड टू द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप्स एंड इफ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मूविंग, पुरानी कहावत देर आए तो रास्ता है, तो वो वाली ऑब्जेक्टिव लेकर अगर चले तो एटलीस्ट इन द if the direction becomes right, at some point in time we will catch pace with the developed economies, which is what the positive thing is. अब जब अगर वो हो जाएगा तो वो अच्छी बात है। वो ओवरऑल immediately overnight change कर expect करना is not a fair thing. That is my opinion. ऑफ कोर्स ये ऐसे ही होना चाहिए, एक दिन रातों रात चीजें नहीं बदली जा सकती, और स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। ये बात मैं आपकी बात बिल्कुल 100% समझता हूँ। मैं आपके पास आऊंगा सर वापस अभी एक बार लौट के, क्योंकि आप एक बड़ा फंड भी देखते हैं, उसके मैनेजिंग पार्टनर है वर्ल्ड 5 फंड के। तो मैं आपसे थोड़ा प्रायोरिटी के हिसाब से पूछूंगा कि अगर मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देने के लिए आऊँ, बीइंग एज एन रियल एस्टेट कंपनी, क्या आप मेरे को पैसा दोगे या नहीं दोगे? ऐसा कुछ करके मैं 3-4 सेक्टर आपके सामने रखूंगा, आप मेरे को बताइएगा आप किसको पैसा देने वाले हो, फिर उनके मालिकों को भेजेंगे आप तक, तो फिर पता लगेगा कि आप उनको कितना पैसा देने वाले हो। मैं भी आपके पास लौट के आऊंगा। पलाश अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मानसी गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है तिजोरी के, और पलाश अग्रवाल जी हैं वेदास एक्सपोर्ट के। आप दोनों की प्रोडक्ट देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये एक नया भारत जैसा है, ठीक है ना। पलाश अग्रवाल जी पहले मैं आपके पास आता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पहले पलाश जी आपके पास, आप कुछ फ्यूजन है आपका, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं है, डिजाइन्स नहीं है, बट है वो वैदिक। तो भारत के अंदर वैदिक एक्सपोर्ट्स को लेकर जो आपने एक गठन किया, और मैं आपके कई प्रोडक्ट देख रहा था, इसको कहीं पुश मिलता है? जब मैडम पूरी स्पीच देती होंगी शायद उसके अंदर इतना नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन जब आप फाइन ट्यून्स करते होंगे तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लिए भी कुछ बोला जाता है, हमारे लिए भी कुछ सोचा जाता है? डिप्पी जी नमस्कार। पहली बात तो हमारा जो पूरा प्रोडक्ट लाइन है, व्हाट वी डू इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री। व्हाट वी आर डूइंग इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एंड रीडिजाइनिंग इनटू द मॉडर्न फेज। और इन टर्म्स ऑफ बजट, जब हम मैडम का स्पीच सुनते हैं तो देयर वाज 2-3 मेजर पॉइंट्स व्हिच विल इंक्रीज आवर कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। सबसे बड़ी पॉइंट तो इसमें थी बजट में कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को दे वर गिविंग इंसेंटिव्स ऑन एक्सपोर्ट। वो एक बहुत अच्छी बात कही मैडम ने, क्योंकि आज के दिन जो हमारा बिगेस्ट थ्रेट है विच इज चाइना। द मेन इशू हमारे एक्सपोर्ट लाइन में जो आज के दिन आता है, जो हम एक्सपोर्ट करने में थोड़े से पीछे रह जाते हैं, वो है चाइना, ड्यू टू प्राइस वॉर। आज इंडिया पे पोटेंशियल है, डिजाइनिंग है, कॉन्सेप्ट है, बट once we go to the real market, the main issue comes कि where is the pricing। आज हम चाइना से कंपेयर करते हैं, we are somewhere 10 to 12% expensive than what we do। तो बजट में इस बार उन्होंने इंसेंटिव लाया हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए, एक बहुत बड़ा मेजर पुश है। Secondly, in terms of our industry MSME, which is mainly into lot of employments, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, and due to this pandemic we have gone back very well, and we have lost many of our designers, artisans due to this time phase। So I think जो extra money put in हुआ है, it will help us in terms of schemes which will come for the industry। अच्छा सर ठीक है अग्रवाल जी, that is the overall thing from the budget। इसको ठीक कैसे करें, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट एक डेडिकेटेड एलोकेशन कर दे, वो तो हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री आपका टेकन केयर कर ही रही है, बजट एलोकेटेड होता ही है।
आपको आपका भी फील ऐसा क्या आप करवाना चाहते हैं, आपकी विश लिस्ट में ऐसा क्या होगा कि अच्छा ये गवर्नमेंट ऐसे कुछ करे ना तो ज्यादा फायदे में होंगे हम सब, बजाय मेजर अनाउंसमेंट के? जैसे अभी थोड़ी देर पहले ना हम एमएसएमई का एक शो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बजट जो है 15,000 करोड़ का हो गया, लेकिन उसमें से कुछ छोटी छोटी कंपनीज ये कह रही थी कि हम तक तो पैसा ही नहीं पहुंचता। हमारी तो आज भी मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारी पेमेंट्स नहीं हो रही, हमारे चेक बाउंस हो जाते, लीगल्स में फंस जाते, हमारे को आज के बैंकिंग सुविधा नहीं है, क्रेडिट की सुविधा नहीं है। आप 15,000 करोड़ बोलो या 25,000 करोड़ बोल दो, हमको बेसिक प्रॉब्लम्स तो हमारी सॉल्व कर दो। आप ऐसा क्या चाहते हो? आपको ऐसा क्या हो कि सरकार से ऐसा कुछ हो जाए तो चलो हमारा काम हो जाएगा? हमारी इंडस्ट्री में बेसिक जो कॉस्टिंग है वो है लेबर एंड रॉ मटेरियल। जो अगर हमारे लेबर्स पे कुछ टैक्स इम्प्लीमेशन आ जाते हैं, बिकॉज इनपुट फॉर जीएसटी लेबर्स इज जीरो and what we produce we get extra tax on that, so in terms we are paying extra GST। हमारे को लेबर पे इनपुट मिलता नहीं है और आउटपुट बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर इस फॉर्मूला को कहीं सॉल्यूशन मिल जाए तो दैट विल बी अ बिगर रिलीफ फॉर अस। ठीक है, डन, इंटरेस्टिंग। अब मैं आता हूँ मानसी गुप्ता जी आपके पास। पहले तो शुक्रिया आज समय दिए, और आपसे देख के आपके ऐसा लग रहा है कि आज मौसम काफ़ी साफ है, क्योंकि हम तो थोड़ा अंदर बैठे हैं स्टूडियो में तो हमें तो इतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपकी तस्वीर देख के लग रहा है कि आज मौसम काफ़ी साफ है, अच्छा है, खिली खिली धूप निकली हुई है। अच्छा मानसी जी, एक चीज़ बताइए, जब बजट की स्पीच आप सुन रहे थे, उस पूरी स्पीच को सुनने के दौरान कहीं पर आपको ऐसा लगा कि हाँ मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है, या कहीं पर आपको लगा नहीं ये तो फॉर्मेलिटी है, ठीक है हमको सिर्फ देखना चाहिए, बजट है सुन लेते हैं? कहीं पर भी आपको ये फील आई कि मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है? ऐसा फील तो नहीं आया कि एकदम से कुछ पंप इन हो रहा है, चाहे वो कैपिटल की तरफ से हो या मतलब 7 साल हो गए हैं तिजोरी को काम करते हुए और इस सेक्टर में काम करते हुए। आई थिंक एक द ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ एनकरेजमेंट जो लगा था वो वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया का जो पॉइंट रखा गया था कि इस पे गवर्नमेंट और प्रमोट करेगी, एंड यू नो दे वर प्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि और करना चाहिए एंड उसको मेन स्ट्रीम में लाना है। सो दैट वाज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, यू नो हम अपना बिजनेस चलाते हैं और हमारा सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा होता है वैल्यू क्रिएशन का। हमें गवर्नमेंट से जो मिनिमम पॉसिबल सपोर्ट चाहिए होती है वो ऐसा होता है कि इकोसिस्टम में कुछ रेगुलेटरी इतना बड़ा डिस्टर्बिंग ना कर दें कि हम अपना काम ही ना कर पाए। पास्ट कुछ इयर्स में डीमोनेटाइजेशन वाज समथिंग दैट कंप्लीटली चेंज्ड द सिनेरियो इन द कंट्री, एंड उसकी वजह से यस बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। तो आई थिंक हमारी एक एज एंटरप्रेन्योर्स एंड एज बिजनेस ओनर्स इतनी सी आस्क रहती है कि कुछ इतना ज़्यादा रेगुलेटरी डेवास्टेटिंग मत कर दो कि काम रुक जाए। और दूसरी बात ये होती है जैसे जीएसटी फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू पिक अप द पॉइंट दैट पलाश वाज मेंशनिंग अबाउट, very rightly so। हम एक organization, एक certain number of people with certain finance team size that we have, and उसमें एकदम से अगर GST का compliance इतना ज़्यादा आ जाएगा और उसमें भी input के जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा कंडीशनल रहता है कि आपके वेंडर या सप्लायर ने GST फाइल किया है या नहीं। सो वो हमें बेसिकली अननेसेसरी एनर्जी डिविएट हो जाती है इन सब टॉपिक्स में, और हमको जो हमारा मेन स्ट्रीम काम है जो कि वैल्यू क्रिएशन है और टू जनरेट कैपिटल है, हम उससे बेसिकली थोड़े से डाइवर्ज हो जाते हैं। सो वो एक डिस्टर्बेंस रहती है। एंड आई थिंक जब ये वाला बजट हम सुन रहे थे इसमें अच्छी बात यही थी कि गवर्नमेंट इज एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट making handicraft into bringing handicraft into mainstream and stressing more on vocal for local and made in India। and in terms of the capital जो बोल रहे थे कि हम handicraft के लिए इतना करा है और MSME के लिए ये benefits है, I think वहाँ पे एक कमी रह गई। अगर वो इतना बता देते कि इसको एक्सेस कैसे करना है तो बहुत बढ़िया बात हो जाती, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 साल में इतना ज़्यादा सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट के लिए, स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए, MSMEs के लिए दिया है,
आई थिंक अगर उसमें से 1% भी बता देते कि इसको करना एक्सेस कैसे है, सो तो ये बात होती कि थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाता, रोल आउट में आ जाता, सिर्फ बातों में नहीं रह जाता. यू नो, लाइक MSME loans are still not rolled out in the banks. I mean, people who have accessed it or who have tried to access it know what I'm saying. And लेकिन फिर भी as business owners and as a capitalist business owners, हमें ये लगता है कि हम अपना काम करते रहे, बस हमें डिस्टर्ब मत करें from क्रिएटिंग, यू नो, हर्डल्स मत क्रिएट करें. एक्चुअली पांसी जी, पता हुआ क्या, इस बार के बजट को सब लोग इसलिए अच्छा बोल रहे हैं, या मेरा भी ऐसा मानना है कि कुछ भी नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता, इसलिए सब लोगों को लगता है कि हाँ बजट अच्छा आया है ना, तो नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया. एक तो ये पॉइंट. दूसरा, जो आपने बात रखी ना अभी की अवेयरनेस नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है चाहे स्टार्टअप हो चाहे MSME हो, इन दोनों का फंड मत बढ़ाइए प्लीज. आप उनका फंड मत बढ़ाइए, आप इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दीजिए, इनको एजुकेट कर दीजिए कि कैसे मैं आज ये कंपनी खोल रहा हूँ तो मेरे को कहाँ से पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा. होता क्या है कि हम पैसे के बारे में सोचते तब है जब हम कंपनी खोल चुके होते, हम प्री डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भी पहले हमको कितना पैसा चाहिए, हम खोलने के बाद बताते हैं, हम फंस गए भाई पैसा कहाँ से मिलेगा, कितना सस्ता मिलेगा, फिर हम गवर्नमेंट की स्कीम्स पे जाते हैं. टिपिकली मेरे को लगता है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स में कुछ इसी तरह की ही रहती है. कह रहे हो मानसी जी, आपके पास एक बहुत छोटे से आंसर के लिए आ रहा हूँ वापिस से. आपका जितनी भी कंपनी वो डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर बेस्ड है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी उसके हिसाब से चलेगा. आपको डिस्पोजेबल इनकम देश के लोगों की बढ़ जाए ये ज्यादा अच्छा होगा कि आपको टैक्स का कोई रिलीफ दे दे ये ज्यादा अच्छा होगा. आपका एक ही चॉइस हो सकती है, दोनों नहीं मिलेंगे. आप डिस्पोजेबल इनकम देश की बढ़वाना चाहते हो या टैक्स के रिलीफ चाहते हो? आई थिंक जो टैक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम करंटली है, अगर उसको डिस्टर्ब ना करें और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दें, अल्टीमेटली उससे भी फायदा ही हो जाएगा. बिकॉज ठीक है. अब मैं आपसे मार्क्स भी पूछ लेता हूँ, फिर मैं कंक्लूड भी करूंगा. आप बजट को कितने मार्क्स दोगे 10 में से? ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हुए 10 में से 6 दे सकते हैं. 6? अरे 4 नंबर तक तो आपने बहुत कम मार्क्स दिए. अब तक तो नहीं तो 8 नंबर हमको मिलते रहे हैं. ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा. राजीव सर, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास मैं वापस लौट रहा हूँ जो मेरे से मिस हो गया था, वो मैं एक्चुअली आपके पास वापस आ रहा हूँ. राजीव सर, आप बजट में कितने मार्क्स दोगे 10 में से, आउट ऑफ 10? बजट को ओवरऑल या स्पेसिफिकली ओवरऑल स्टार्टअप कितने सर? आई वुड गिव इट 6.5. अरे 6.5, ठीक है. सर आप ये 3.5 नंबर काटे क्यों, उसमें से एक रीजन बता सकते हो? ये 3.5 नंबर को काट लिया आपने. देखिए, नहीं, लेट मी क्लैरिफाई द रीजन. मैं उसको 3.5 नंबर इसलिए रोक के रखा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज जब होंगी और ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी तो पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिस्टर साहब जो बोलते हैं और नीचे जो फील्ड ऑफिसर इम्प्लीमेंट करता है उसमें फर्क पड़ जाता है. ठीक है. तो वन नीड्स टू बी रियलिस्टिक एंड सी कि वेयर इज दैट, हाउ इज द पॉलिसी गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड अंडरस्टूड बाय द पीपल डाउन द लाइन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. अब मिनिस्टर साहब ने कुछ बोला, उसके नीचे जो इंस्पेक्टर है इनकम टैक्स वाला कुछ और समझ रहा है तो क्या बोलेंगे आप? ठीक है सर, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन तो नीचे होनी है, मिनिस्टर साहब तो इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं. 3.5 नंबर क्यों कटे, मैं अभी समझ गया ये. अच्छा पलाश जी, आप कितने मार्क्स दोगे 10 आउट ऑफ 10? मैं 7.5 दूंगा. 7.5, ठीक है. सर आपने क्यों काटे 2.5 नंबर? मैंने काटा क्योंकि not execution. Overall, the result will come after a year. Then it is a better thing कि इसको कितना पॉइंट मिलना चाहिए नहीं है. Orientation is good, पर implementation अब क्या होगा बजट का, that will say later on. ठीक, इंटरेस्टिंग. मेरे साथ आज सार्थक बख्शी भी हैं जो कि इन्वेस्टर भी हैं और मेंटोर भी हैं, और साथ ही मेरे साथ बजाज भी हैं जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं. इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट किया है. अच्छा, आप सबसे मैं थोड़ा ये भी कहूंगा कि एक बार बजाज साहब के प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल जरूर कीजिएगा. बजाज साहब आप भिजवाइएगा सभी पैनलिस्ट को, ताकि हम भी एक बार देख पाएं बिल्कुल कितनी इंटरेस्टिंग है. विटामिन वाली सबको भिजवा सकते हैं, मेरे को लगता है सबसे कम ही होगा.
ठीक है। अच्छा बख्शी जी, मैं 1 मिनट के लिए आपके पास आ रहा हूँ पहले। अगर पहले तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया, आपने आज सैटरडे वाले दिन चुन के हमको समय दे दिया। इस पूरी बजट की स्पीच को जब आप सुन रहे थे तो आपको कहीं ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम आने वाले दिनों में भुना सकते हैं, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको आने वाले दिनों में हम चाहे बिजनेस करें चाहे इन्वेस्टमेंट करें, इसमें अच्छा पैसा आ जाएगा? कोई एक ऐसा पॉइंट आपको इस पूरी बजट की स्पीच में सुनने को देखने को लगा? एक जो बहुत अच्छा पॉइंट बजट में स्पेसिफिकली बोला गया था, जिसको आई लाइक इट, कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी सरकार चाह रही है टैक्स फ्री बनाने, लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन्स एंड जिसके लिए बनाया। सो दे आर वांटिंग पीपल टू इन्वेस्ट मोर इनटू स्टार्टअप्स। उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट था कि देखिए हर साल बजट में ये तो अनाउंस होता ही है कि हम सरकार फंड ऑफ फंड्स बना रहा है, स्टार्टअप्स के लिए अपनी तरफ से फंड्स रख रहा है, एंड हम हेल्प करेंगे स्टार्टअप्स को, आत्मनिर्भर भारत है, हम फिनटेक सेक्टर के अंदर भी हेल्प करेंगे, हम बाकी तरह से भी। सरकार अपनी तरफ से तो बहुत अनाउंस करती है, एग्जीक्यूशन चलिए एक अलग ही चीज है, बट इस बार उन्होंने इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से स्पेशली यही सोच के बोला कि आपको कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके एक इन्वेस्टर को मिल सकते हैं। तो इंस्टेड एक जो नॉर्मल जिसे डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं, अगर आज किसी को एफडीज की जगह, पीपीएफ की जगह एंड अदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी जगह आपको कहीं यूटिलाइज करना है, तो व्हाई नॉट बिकम एन इन्वेस्टर एंड हेल्प बूस्ट स्टार्टअप्स। एंड बहुत साइक्लिकल चीज है, आप अपना पैसा स्टार्टअप को देते हैं, स्टार्टअप जॉब क्रिएट करता है, जिसके लिए जॉब क्रिएट होता है वो और इनकम कमाता है, उस इनकम से फिर और खर्चा करता है। तो इट इज वेरी गुड फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव कि वो एक साइकिल बनाना चाह रहे हैं जिससे डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन हमारी कंट्री की थोड़ी बढ़े। कंजम्पशन बढ़ेगी तो मोर रेवेन्यू आएगा, मोर रेवेन्यू होगा तो मोर टैक्स कलेक्ट होगा। तो आप समझना चाह रहे हैं कि सरकार का आउटलुक कैसा है टुवर्ड्स क्रिएटिंग ग्रोथ। जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये तभी हो पाएगी जब कंजम्पशन बढ़ पाएगी। और कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी? जब आपको टैक्स सेविंग के कोई प्रोविजंस दिए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो खर्चा होगा, मल्टीपल तरीके की चीजें हैं। बाकी देखिए सरकार ने बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट करी, फ्रॉम 1% कंपनी के लिए, एंड आपका 50 लाख का पेड अप कैपिटल हो सकता है, अप टिल टर्नओवर टिल 2 करोड़ की। तो वो सारी आई डोंट थिंक सो आर वेरी वेल फॉर द स्टार्टअप्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स out of 41,000 startups which are registered with the Startup India program, and उसके अंदर very few of them are have been able to scale till that much. But on the other hand, last year चाहे COVID भी था, was the best year for Indian startups because हमारे 12 unicorn, $billion startup जिसे कहते हैं, वो create valuation wise 12, there were 12 startups which were added to the unicorn status. So it has been good, चाहे COVID आया भी, businesses, the government is in that way very announced, कि MCA जो सबसे बड़ी एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, की रेगुलेशंस हैं, सीतारमण जब मैं सुन रहा था, I was really impressed कि चाह रही हैं कि AREML should be applied to the MCA website so that it becomes easy. वो खुद बोलना चाह रही हैं कि हमारे गवर्नमेंट की जितने सारी पोर्टल्स हैं, we are going to create a digital health portal, आत्मनिर्भर हेल्थ योजना है, फाइनेंस का है, इंश्योरेंस का है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। They have broken down, उन्होंने हर एक सेक्टर को अलग अलग उठा के उसमें क्या क्या स्टार्टअप कर सकता है, कैसे क्या क्या स्कीम्स हैं उस स्टार्टअप के लिए, तो they have broken that down। अगर आप जी इसमें क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स बोले गए थे, लेकिन मैं क्योंकि आप एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, तो आप अगर मैं आपसे सीधे सीधे ये पूछूं कि फौरी तौर पर आप पहले प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे आप किस में सबसे ज्यादा पैसा लगाना चाहोगे, या कोई प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आ जाए? हाँ जी, देखिए वैसे ये इंडस्ट्री के लोग आ जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, 2 सेक्टर आज मेरे हिसाब से जो अभी नेक्स्ट 3 to 5 years में बहुत आगे जाने वाले हैं इज हेल्थ एंड फाइनेंस। तो आज अगर मेरे से बात करें तो फिनटेक एंड हेल्थ टेक इज 2 थिंग विच आई एम बुलिश ऑन, जिसमें मुझे लगता है बहुत स्कोप है, बहुत अवेयरनेस आ गई है, जनता जागरूक हो गई है कि भाई हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे होप कर सकते हैं। So for me, finance and health tech are 2 things which future is very bright. People are using their smartphones for both these applications.
to do transactions, to take loans, to buy things, to consume things. अपना health data लोग approach करने लग गए हैं, conscious हो गए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे अपनी health को better रखना है. So these two things I am very bullish on, and मेरी further investments उधर ही जा रही है. Exactly, मैं सर इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करूंगा. खैर ये मिस्टर बजाज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हेल्थ का नाम उन्होंने लिया, वो हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनी है. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देता हूँ. किसको आप पैसा नहीं दोगे? किसके 3 साल आने वाले खराब होने वाले हैं? किसको पैसा नहीं देने वाले? नहीं देंगे हम पैसा उनको. ऐसे तो देखिए किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए. हर सेक्टर में कोई ना कोई अच्छे लोग होते हैं कि बिल्कुल ना दें. आप सेक्टर बता दीजिए. हाँ, इनको हम जरा नहीं समझेंगे. ब्रोकिंग वालों को दूर रखो, स्टॉक ब्रोकर्स को दूर रखो, क्रिप्टो वालों को दूर रखो, इनको नहीं पैसे देंगे. I would not say. I think but थोड़ा सेक्टर जो प्रॉब्लम में है मेरे, हाँ, क्लीन टेक नहीं, थोड़ा जो सेक्टर मेरे हिसाब से प्रॉब्लम में है, क्लीन टेक वाला सेक्टर है, उसके अंदर चैलेंजेस और एंट्री बैरियर बहुत हैं. ऑल्दो we require a lot to combat pollution and do a lot of things in the clean tech sector, but clean tech में मेरी further preference नहीं रहती, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत challenges के थ्रू गुजरता हुआ देखा है, and I feel I would not further invest in the clean tech, जबकि उसका फ्यूचर वैसे बहुत ब्राइट है. ठीक है, क्लीन टेक का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन सरकार को उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ये बात हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टीवी से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, उसको ग्राउंड बहुत काम करने की उसमें जरूरत है. मिस्टर बजाज, मैं आपके पास आ रहा हूँ. फाइनली आपसे हमने शुरू किया था, मैं आपके पास ही आके कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्सपेंशन अगर से आपको करनी हो, तो आज आपके पास गवर्नमेंट ने आपके लिए वो इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है जो आपको एक्सपेंशन करने में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं होगी? सी आई विल से पार्शियली, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि बख्शी जी ने बिल्कुल प्रो होके बोला कि हेल्थ केयर में आई विल बैक माय मनी इन हेल्थ केयर, एंड आई थिंक ये एक फाइनेंशियल वैक्सीन का काम करेगा, बजट फॉर ऑल द हेल्थ केयर सेक्टर स्टार्टअप्स स्पेशली, क्योंकि अब हर किसी का रुझान जो है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या HNI, सबका ध्यान जाएगा कि अब हेल्थ केयर पे जाए. अल्टीमेटली मैं एग्री करूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता लगेगा कि कितना बेनिफिशियल है कि नहीं है, बट एक फाइनेंशियल वैक्सीन जो एक पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, जो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है विद ऑल दिस फंडिंग कमिंग इनटू द हेल्थ सेक्टर, आई थिंक उससे स्टार्टअप जितने भी हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स के, उनको बहुत पुश मिलेगा. एंड इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि कोविड के बाद एवरीबॉडी हैज बिकम वेरी अवेयर, और ये एजुकेशन कंज्यूमर की, ये अवेयरनेस कंज्यूमर की आगे आने वाले टाइम में बढ़नी है, और ये जब बढ़ेगी तब ये ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी ही करेगी. मिस्टर बजाज, एक और चीज़ है, जब हम कंज्यूमर अवेयरनेस की बात बोलते हैं, जो कि मानसी ने भी बोली, पलाश जी भी बता रहे हैं, राजीव सर भी इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए, तो एक्सेस धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा. कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कुछ डेडिकेटेड फंड अगर सरकार बना दे या आप सब खुद मिल के बनाएं, ये फिजिबल है क्या? ये मैं सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ. जी, आई थिंक ये फीजिबल है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि जो एक्टिविटीज हम लोग अभी भी करते हैं, हम आज भी जो अपना मार्केटिंग बजट है उसको ऐसे ही एलोकेट करते हैं कि उसमें से 60%, अगर हम हेल्थ केयर में हैं तो हम 60% को एटलीस्ट रखते हैं कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस एक्टिविटीज के लिए, और 40% को रखते हैं टू स्प्रेड द ब्रांड इमेज एंड ब्रांड नेम. बट आई थिंक इसको अगर कलेक्टिव वे में किया जाए तो एक बहुत अच्छा निखर के आएगा, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा. बट उसमें चैलेंज ये है कि हर कोई इसको एक अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, मतलब एक सिंगुलर पर्सपेक्टिव नहीं है जिसमें हम लेके जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबली हो सकता है कि कोई एक्स बंदा है वो एक अलग तरीके से और एक अपने पर्सनल फायदे के लिए उसको किसी अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहे, वाई एक अलग डायरेक्शन में. आई थिंक एक कॉमन डायरेक्शन पे आना है इसमें बहुत डिफिकल्ट है. मिस्टर बजाज, एक और पॉइंट पे आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्टार्टअप्स के अंदर हैं, तो स्टार्टअप्स के अंदर क्या होता है कि एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वो होता है कि नए नए इनोवेशन, इसलिए तो स्टार्टअप है, इनोवेशन हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं. जब आप नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करते हैं, जब किसी के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है? इजीली एक्सेप्टेबल हो जाता है, दिक्कत आती है, समझाने में प्रॉब्लम होती है, और इसकी लर्निंग क्या है कि ज्यादा इनोवेशन मत करो, जो पुरानी चीजें हैं सिर्फ उसी के साथ ही रहो? नहीं, अब तो मैं डिम्पी जी कहूंगा कि अब तो बहुत चेंज आ गया है. अब अगर आप इनोवेशंस को मार्केट में लेके जाए तो उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, एंड एवरीबॉडी इज वेरी कीन टुवर्ड्स देम. एंड आई थिंक इसी वजह से अब आप देखेंगे कि D2C ब्रांड्स की बिल्कुल एक वेव आ गई है, एंड स्पेशली विद लास्ट ईयर कि जब सब कोई ऑनलाइन शॉपिंग पे शिफ्ट हो गया,
एक अवेयरनेस आई टुवर्ड्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया, सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। वो अलग अलग ब्रांड्स जो D2C के थे वो बहुत सारे निखर के आए हैं। आप खुद भी अगर आप देखें तो इससे पहले आपने उन ब्रांड्स के नाम भी नहीं सुने होंगे और अब आप कहेंगे वाह क्या इनोवेटिव ब्रांड्स जो मार्केट में आ गए हैं। और बहुत बैकिंग है, इन्वेस्टर कम्युनिटी आई थिंक बहुत पुश कर रही है, एंड इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो है वो बहुत प्रोएक्टिवली जो है जितने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको देख रही है और उनमें इन्वेस्ट करना चाह रही है। राजीव सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वर्ल्ड 5 फंड भी हैं, तो एक मैं इससे इसलिए आइडिया ले रहा हूँ। जैसे चाइना में कहते हैं ना कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है, बहुत जल्दी आप चाहें तो आप 4 घंटे में कंपनी को बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं और काम हो जाता है। इंडिया में कम से कम स्टार्टअप के साथ ये सिंगल विंडो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि आपको सिंगल विंडो दे देती है, आपको 24 घंटे के अंदर, आपको 18 घंटे के अंदर, आपको 6 घंटे के अंदर जितनी कंप्लाइंस है सब आपके सॉल्व कर देंगे। देखो रियल एस्टेट के साथ नहीं होगा, है ना, उनका भले सिंगल विंडो कितना बोलते रहो, ये होगा ही नहीं, वो एक्सेप्टेंस है, उसमें बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। लेकिन क्या स्टार्टअप वालों के साथ हो सकता है? क्योंकि ये तो सब कुछ पहले से तैयार करके आए हैं और समझे हुए हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए ऐसा है कि होने को किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप क्या कंप्लायंस, एज आई सेड एग्जीक्यूशनल कंप्लायंस इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। किसी भी कंपनी में आज की तारीख में आप देखें कि अगर मेरे को एक विंडो में टू एन एक्सटेंट हो चुका है, इफ यू टुडे पैन कार्ड इज इशूड ऑटोमेटिकली, आपका जो है जैसे ही सिन नंबर या कंपनी का LLP नंबर डिक्लेयर होता है, आपका पैन कार्ड साथ में हो जाता है। थिंग्स आर मूविंग and it is doable, certainly doable not only for startups, doable for all of them. Why only look at startups? ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। एक क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लास्ट में आऊंगा आपसे पता करने के लिए। वो एक क्वेश्चन ये था कि आप किसको इजीली फंड दे देंगे? जैसे मिस्टर बख्शी ने तो कहा कि वो हेल्थ और फिनटेक वाली जो कंपनी आएंगी उनको इजीली फंड मिल जाएगा, आप किसको इजीली फंड देने वाले हैं? अगर हम नहीं भी होंगे तो हम वही स्टार्टअप खोल लेंगे सर, वैसे ही आ जाएंगे तैयार होके। देखिए, आई एम श्योर बख्शी साहब हैज हिज ओन प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड फिगर आउट। हम सबको इजीली फंड देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फंड लेना इज द जॉब ऑफ द वेंचर प्रमोटर, नॉट मी। हम तो फंड देने के लिए बैठे हैं, हमारा काम ही क्या है। बट अगर वेंचर प्रमोटर की तरफ से एंथुसियाज्म नहीं होगा तो हम क्या करें? So the promoter has to understand this, that the drive has to come from his side, not from my side. I can't go around in the streets giving out money. The promoter has to come and say, listen, and show keenness. And why should anybody say no? Interesting. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय सबने निकाला, बहुत अच्छा लगा। राजीव सर आपसे बातचीत करके, बख्शी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राशर बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर बजाज बहुत शुक्रिया। एंड फाइनली लास्ट में चलते हैं मिस्टर बजाज, फिर से एक बार आपको रिकॉल कर दूं, आप सबके 6 के 6 नंबर आप याद रखिएगा। जी वो पावर कमीज आपको भेजनी है। हाँ तो जी, विदिन 48 आवर्स। पलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड बच्ची जी बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। था तो बजट का सेशन में आपको बताऊं, वैसे तो था ये बजट का सेशन, लेकिन सॉर्ट ऑफ बजट के साथ साथ इंडस्ट्री का सेशन भी आपके साथ हुआ। बड़ा मजा आया आप सबके साथ बातचीत करके। आई होप जल्दी आपसे मुलाकात होगी और फिर से ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चर्चा आपके साथ करने वाले। आई थिंक मैंने आपका सबका सैटरडे खराब नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।